दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मान लीजिए इस देश में नीरव मोदी का अपना बैंक होता, मेहुल चौकसी का बैंक होता, विजय माल्या का बैंक होता, या फिर इस देश से फरार हुए लगभग 4,375 ऐसे बिजनेस पर्सन, ऐसे कॉरपोरेट से जुड़े हुए लोग, ऐसे औद्योगिक घरानों को चलाने वाले लोगों की शुमारी अगर इस देश में बैंक चलाने के साथ जुड़ी होती तो जरा कल्पना कीजिए क्या होता। क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस देश में बैंक से कर्ज लिया और उसके बाद कर्ज नहीं लौटाया, उसके बाद इस देश को छोड़कर चले गए। और ऐसे में अगर इस देश में रिजर्व बैंक ये सोचने लगे कि अब कॉरपोरेट और बिजनेस हाउसेस को इस देश में बैंक चलाना चाहिए तो इसके मतलब क्या होंगे। दरअसल जब सिस्टम फेल कर जाए, राजनीतिक सत्ता किसी तरीके से इस देश में कोई काम ना कर पा रही हो, या फिर रूल ऑफ लॉ ही ना बचा हो, नियम कायदे कानून ताक पर रख दिए जाते हो। हमने देखा है पार्लियामेंट और विधानसभा के भीतर एक वक्त बात होती थी कि अपराधियों से दूर रहना है, एक वक्त जिक्र होता था करप्शन पर नकेल कसनी है, लेकिन यह किसे पता था कि दागी सांसद और दागी विधायकों की तादाद साफ सुथरे विधायक और साफ सुथरे सांसदों की तुलना में कई गुना ज्यादा हो जाएगी। यह इस देश का सच है। लेकिन ऐसे में क्या चोर को ही कोतवाल बना दिया जाए? यह भी एक अनूठी सोच है। कमोवेश भारत के भीतर में राजनीतिक सत्ता से लेकर अब बैंकिंग परिस्थिति को भी अगर आप देखेंगे तो शायद ऐसी ही परिस्थिति आ रही है कि चोर को ही कोतवाल बना दीजिए। रिजर्व बैंक चाह रहा है और रिजर्व बैंक के भीतर एक्सपर्ट कमेटी है, उसने यह सोचा है कि अगर कॉरपोरेट हाउस और बड़े औद्योगिक घराने जो हैं वो बैंकों को प्रमोट करें, बैंकों को अपने तौर पर खोलें, तो फिर शायद इससे बैंकिंग प्रणाली ठीक हो सकती है। यह एक अजीबोगरीब स्थिति है। यह ठीक वैसी ही स्थिति है जिसमें अपने आप तय करना है कि हमको कितना पैसा करप्शन के तौर पर उगाही कर लेनी है। और मौजूदा वक्त में एक लंबी फेरिस्त है बैंकों की। जब आप देखेंगे एक से एक बैंक, चाहे आपके जहन में इस बात का जिक्र होगा कि पीएनबी से, पंजाब नेशनल बैंक से नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने लगभग 11,356 करोड़ रुपए की जो उगाही की थी वो कैसे कर ली थी। उन्होंने ना तो किसी तरह का कोई कोलेट्रल दिया था और बावजूद इसके उन्होंने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ले ली थी, पैसा निकाल लिया। पीएमसी बैंक, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में क्या हुआ था, उसके जो बैंक के चेयरमैन थे उन्होंने ही फेक अकाउंट्स के जरिए जो एचडीआई कंपनी थी जो बैंकरप्ट हो चुकी थी उसके नाम पे पैसे की उगाही करने लगी, बैंक डूब गया। यस बैंक में क्या हुआ था, वहां के जो फाउंडर प्रमोटर थे राणा कपूर, उन्होंने घूस लेकर बिना जांच किए ऐसे ऐसे लोगों को लोन दे दिया जो लोन लौटना नहीं था, बैंक धड़धड़ा के डूब गया। तो क्या यह माना जाए कि समझ नहीं है आरबीआई के सामने, या यह माना जाए इस देश को चलाने वाले लोगों के सामने एक ऐसा संकट आ गया है कि अब देश को कैसे चलाना यह पता नहीं है? क्योंकि जब यह विचार आया है तो उस वक्त यह भी समझ होनी चाहिए कि इस देश के भीतर में जो एनपीए है, यानी जो कर्ज नहीं लौट पा रहा है, जो बैड लोन की स्थिति में आ गया है, वह इंडस्ट्रिस्टों ने ही सबसे ज्यादा पैसा लिया है। हाईएस्ट रैंकिंग गई थी 2018 मार्च में। और उस वक्त पार्लियामेंट के भीतर में जब फाइनेंस मिनिस्टर जानकारी दे रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था लगभग 73% एनपीए जो है वह इंडस्ट्रीज के पास है। उसके अलावे सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर के पास कम। अगर रकम के हिसाब से जानना चाहते हैं तो मार्च 2018 का डाटा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके बाद बहुत सारी रकम राइट ऑफ की गई। सरकार ने बहुत सारी रकम बैंकों को दी कि आप अपने बुक से उनका नाम हटा दीजिए और उनको नोटिस भेजिए, लेकिन कार्रवाई मत कीजिए और उसका जिक्र भी मत कीजिए। 2018 मार्च में क्या स्थिति थी? इंडस्ट्री के ऊपर लगभग 7 लाख करोड़ का एनपीए था। एग्रीकल्चर पे तो सिर्फ 85,000 करोड़ का था, सर्विस सेक्टर में 1,23,000 करोड़ का था और रिटेल सेक्टर पे लगभग 28,000 करोड़ का था। लेकिन इंडस्ट्रियलिस्टों के सामने, कॉरपोरेट के सामने, यानी इस देश में जो एनपीए लेते हैं, जो कर्ज लेते हैं, उन्हीं को कहा जा रहा है कि आप बैंक खोल लीजिए। हमें लगता है कि कुछ पन्नों को आज पलटना चाहिए, खासतौर से भारत में आजादी के बाद 1947 से 1955 तक 361 बैंक इस देश में दिवालिया हो गए थे, डूब गए थे, और वो सभी कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियलिस्ट ही चलाते थे। विभाजन के ठीक बाद की स्थिति है। जिन 361 बैंकों का हमने जिक्र किया उसमें जो जनता का पैसा जमा था सब डूब गया, जिसके पास बॉन्ड्स थे वो सब डूब गए, जिसने एफडी ली हुई थी वो सब डूब गए। और यही प्रक्रिया जब चलनी शुरू हुई तो 1969 में इंदिरा गांधी ने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, यानी स्टेट ने जिम्मेदारी ली
मौजूदा वक्त में स्टेट जिम्मेदारी से भाग रहा है और दोबारा कह रहा है कि कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियलिस्ट क्या बैंक सेक्टर में आ जाए, बैंक खोल लें। यह एक अजीबोगरीब फिर एक ऐसी स्थिति है, क्योंकि हम आपको 1969 में लिए जाएं, उस वक्त 1966-67 में एक रिपोर्ट जारी हुई थी। यह उस वक्त जो कांग्रेस पार्टी का सेक्रेटरी हुआ करते थे चंद्रशेखर, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी। उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र था कि बैंकों के जरिए 2432 करोड़ रुपए लोन दिए गए हैं, जो एक लिहाज से उस वक्त भी बैड लोन में आ गए थे। ये 1966-67 का हम बात कर रहे हैं, जो ठीक पहले नेशनलाइजेशन से ठीक पहले की स्थिति थी। उस 2432 करोड़ में से जो बैंक के डायरेक्टर्स थे, उनकी जो अपनी कंपनी थी या दूसरी कंपनी थी, उसमें जानकारी निकल कर आई कि 292 करोड़ रुपए उन्होंने ही लोन दिया है। लेकिन इनडायरेक्ट वे में लगभग 500 करोड़ से ज्यादा और लोन दिया गया था, यानी लगभग 700-800 करोड़, यानी लगभग लोन का 30% हिस्सा डायरेक्टर्स ने ही ले लिया था, जो प्रमोटर्स थे उन्होंने ही ले लिया था। तो बैंक को चूना लगना शुरू हुआ और बैंकों की स्थिति खास्ता होती चली गई, जनता का पैसा डूबने लगा। तब इंदिरा गांधी ने 1969 में तय किया कि अब हमको नेशनलाइजेशन करना होगा। उस वक्त इंदिरा गांधी जब नेशनलाइजेशन का जिक्र कर रही थी, उन्होंने अपने भाषण में एक डाटा रखा था और भविष्य की स्थिति भारत की क्या होगी इसका जिक्र किया था। उन्होंने उस वक्त जानकारी दी थी कि भारत के भीतर में बैंक लगभग 8262 ब्रांच चल रहे हैं। हम जिक्र 1969 का कर रहे हैं। उस वक्त देश भर में ब्रांच थे 8262, और उस समय उन्होंने कहा था कि जो ग्रामीण भारत है वह बैंक से आने वाले वक्त में जुड़ेगा, और वहां पे हमारा एजुकेशन सिस्टम बड़ा कमजोर है। हमको वो उसको मजबूत करना होगी, बैंकिंग प्रणाली को, ऐसे कि लोगों का पैसा ना डूबे। 1969 में 1833 ब्रांचेस हुआ करते थे रूरल इंडिया में, और उसमें अगर अर्ध शहरी को मिला दीजिएगा तो अर्ध शहरी में तकरीबन 3342 थे। लेकिन आज की तारीख में जब आप आइएगा तो ग्रामीण भारत में सबसे ज्यादा बैंकों के ब्रांच हैं, 51,646। ये सिर्फ ग्रामीण भारत में बैंक है। ओवरऑल ब्रांच इस देश में तकरीबन 1.5 लाख ब्रांच है, उसमें से 51,646 अगर बैंक रूरल इंडिया में है तो सेमी अर्बन में लगभग 41,000 है, यानी 1 लाख के लगभग आप मानकर चलिए। महानगर और शहरों से इतर है, बाकी जगहों पे लगभग 50,000 ही हैं, 30,000 मेट्रोपॉलिटिस में, शहरों में लगभग 28,000। यही आंकड़ा है अभी का। इंदिरा गांधी के जहन में था कि बैंकों की प्रणाली जो चल रही है उसमें स्थिति नाजुक हो सकती है अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, और सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इस दौर में एनपीए के वक्त में समझ में आया, और सरकार ध्यान नहीं दे रही और जो एनपीए की लूट में शामिल है उन्हीं से कह रही है कि आप बैंक खोल लीजिए। यह कमाल की स्थिति इसलिए है क्योंकि यह मौजूदा वक्त में हमें लगता है, जब हम चोर कोतवाल का किस्सा कहते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत ब्लैक मनी की स्थिति आएगी। अब ध्यान दीजिए, नोटबंदी जो हुई थी ब्लैक मनी के नाम पर ही तो हुई थी। उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि काले धन को बड़े नोटों से बढ़ावा मिलता है। हालांकि फिर सवाल जरूर हुआ कि फिर 2000 का नोट आप क्यों ले आए, लेकिन थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए और जरा सोचना शुरू कीजिए। इस देश में ब्लैक मनी रोकने के लिए नोटबंदी हुई, लेकिन इस देश में इलेक्शन के भीतर में ब्लैक मनी आने के लिए रास्ता खोल दिया गया। यह भी कमाल की स्थिति है। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है उसके लिए इस देश के तमाम नियम कायदों में संशोधन कर दिया गया। हो सकता है आने वाले वक्त में आरबीआई बैंकों को लेकर ऐसे संशोधन कर दे जिसके बाद कोई इंडस्ट्रीज बैंक खोल ले, कोई कॉर्पोरेट वाला खोल ले। ऐसी स्थिति आ सकती है, लेकिन इसके भी जरा घालमेल को और बारीकी से समझिए। जिस समय इलेक्ट्रल बॉन्ड लाया गया उससे पहले इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली साहब हुआ करते थे। अब वो हमारे बीच है नहीं, उनका निधन हो चुका है, लेकिन उन्होंने ट्रांसपेरेंसी का जिक्र किया था। किसी भी हालत में फंडिंग जो पॉलिटिकल होती है उसमें एक ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या? हुआ कि आरबीआई एक्ट को बदल दिया गया, हुआ कि इनकम टैक्स एक्ट को बदल दिया गया, हुआ यह कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट जो कि डेमोक्रेसी का सबसे मजबूत स्तंभ है उसमें भी संशोधन ले आया गया, और कह दिया गया कि जो भी पैसा देगा बॉन्ड के जरिए उसके नाम पता की जानकारी किसी को नहीं दी जाएगी, और किसी को नहीं दी जाती है। हजारों हजार करोड़ के बॉन्ड लिए गए, पैसा किसका आ रहा है, कहां जा रहा है, सारी चीजें धराशायी हो गई। इतना ही नहीं, इंडस्ट्री को जो प्रॉफिट होती है
उसका 7.5% का एक कैप लगा हुआ था। यानी आप अगर 100 रुपए कमाते हैं तो 7.5 रुपए से ज्यादा आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा करने लगेंगे तो इसका मतलब है आप अपनी कंपनी को किसी पॉलिटिकल पार्टी से जोड़कर प्रॉफिट कमाएंगे और फिर उसके बाद प्रॉफिट बांट लेंगे। यह बात चल रही थी, लेकिन संशोधन उसमें भी हो गया और कहा गया अब कैब हटा रहे हैं, यानी अब 7.5% का जिक्र नहीं, जितना मन चाहे उतना दे दीजिए। तो इस देश के भीतर में कंपनियां पॉलिटिकल पार्टीज के हिसाब से चलने लगी। सरकार चाहती है कि अब उसके हिसाब से इस देश के बैंक भी बन जाएं और बैंक भी चल जाएं, क्योंकि बैंकों को बनाने में भी पॉलिटिकल पार्टी का ही तो योगदान होगा, उसको बढ़ाने में भी योगदान होगा, वहां से लोन उठाने में भी होगा, किसे लोन देना इसमें भी होगा, किसका लोन वापस नहीं करवाना इसमें भी होगा, जो अभी तक चला आ रहा है। लेकिन सब कुछ पूरा सिस्टम ही अगर किसी चोर को कोतवाल बनाकर दे दिया जाए तो क्या होगा, यह उसकी एक हल्की सी छवि इसलिए है क्योंकि इस देश के भीतर में जो बॉन्ड्स निकल कर आए उससे सबसे ज्यादा लाभ मौजूदा बीजेपी को हुआ है। सत्ता उसकी, कानून उसका, कानून को पालन करने वाले उसके वह ब्यूरोक्रेट्स और वह लोग और वो डायरेक्टर्स जो उनकी पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं। तो स्थिति नाजुक हो ही जाएगी। स्थिति नाजुक होती चली गई और स्थिति धीरे धीरे ये आ गई, जैसे बिहार के इलेक्शन में लगभग 282 करोड़ के बॉन्ड लिए गए। किसने दिए, किस पॉलिटिकल पार्टी को दे दिए गए? बीजेपी के पास मान लिए गए। कितनी बड़ी तादाद में कौन पैसा दे रहा है और आने वाले वक्त में वो कैसे कमाएगा, क्योंकि सारे कैप्स तो हट गए हैं। यह एक दूसरी स्थिति है जहां पर आपको ब्लैक मनी नहीं हटानी है, बल्कि ब्लैक मनी को शिफ्ट कर देना है पॉलिटिकल पार्टीज के पास, और वह भी जो सत्ता में रहेगी उसके पास कर देना है। यहां पर आपके जहन में एक सवाल और आना चाहिए। लक्ष्मी विलास बैंक का हम खास तौर से यहां पर जिक्र जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि लक्ष्मी विलास बैंक भी इस दौर में कंगाल हो गया और उसके कंगाल होने के पीछे की कहानी किसी से छुपी नहीं है। लेकिन जब इनके दस्तावेजों को हम लोग टटोलते और समझते हैं तो सिंगापुर का जो डीबीएस बैंक है, उस बैंक ने दरअसल 2018 में रिजर्व बैंक से कहा था कि इस बैंक को हम अपने हाथ में लेना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि 50% स्टेक हमारे पास आ जाए। आप कल्पना कर रहे हैं, रिजर्व बैंक ने उस वक्त मना कर दिया, कहा हम आपको नहीं देंगे। सिर्फ 2 साल पहले की बात है। हालांकि 2 साल पहले उस समय इंडिया बुल्स ने भी कहा था, 8 महीने तक आरबीआई ने लटकाए रखा, नहीं दिया। फिर उसके बाद एक अलिफ करके ग्रुप था, उसको भी नहीं दिया। लेकिन डीबीएस जिसको दे दिया गया, 2 साल पहले उसके सामने कहा गया आप 50% अगर स्टेक लेना चाहते हैं तो आपको वैल्यूएशन के हिसाब से तो दिया जाएगा, लेकिन आपको 3 साल के भीतर में, चूंकि हमारे यहां एक कैप बना हुआ है कि विदेशी जब पूंजी लगाएगा किसी बैंक में तो 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसके पास स्टेक, तो 50% का कैप आपको 15% पे लाना होगा, यानी 50% का स्टेक घटाकर 15% पे लाना होगा। जाहिर है कोई भी बैंक नहीं मानेगा, उसने इनकार कर दिया। लेकिन 2 बरस के भीतर में उस बैंक की जो हालत हो गई तो उसको हाथों में थाली में परोसकर लक्ष्मी विलास बैंक उसके सामने रख दिया गया। लक्ष्मी विलास बैंक के ऊपर जो भी बोझ है, लेकिन सच यह भी है कि लक्ष्मी विलास बैंक के देश भर में तकरीबन 450 ब्रांचेस जो हैं, उसमें से 200 ब्रांच उसकी अपनी प्रेमाइसिस में चल रहे हैं, यानी वो बिल्डिंग उसकी अपनी है, वो जमीन उसकी अपनी है, लगभग 50 से 60 स्टाफ क्वार्टर्स उसके पास है। सवाल यह था कि क्यों आखिर सिंगापुर के एक बैंक को दिया गया, इस देश के भीतर में बाकियों ने क्यों नहीं संभाला, यह भी एक सवाल था। इस देश के भीतर में जो बैंकों से कर्ज लेकर भाग गए या बैंकों से लगातार कर्ज ले रहे हैं और विदेशी बैंकों से भी उठा रहे हैं, उन्होंने अपनी एक जमीन सिंगापुर में भी बनाई है और सिंगापुर के बैंकों से लोन लेकर वह जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डील करते हैं, उनमें से कुछ ने पैरवी की उस बैंक की। अब कौन है, किनका नाम लिया जाए, यहां पर उचित नहीं है बताना, लेकिन फिर भी जो सत्ता के नजदीक जो डीबीएस बैंक से लोन लेकर दुनिया के अलग अलग जगहों पर पैसा लगा रहे हैं, उन्होंने इस बैंक को सिंगापुर के डीबीएस बैंक के हाथों में लाकर परोस दिया। यह भी एक स्थिति है, क्योंकि इस दौर के भीतर में अगर आप ध्यान दीजिएगा, इस बात का जिक्र बार बार आता है कि इस देश के जो कॉरपोरेट्स हैं, कुछ कॉरपोरेट्स भाग गए और कुछ कॉरपोरेट्स ऐसे हैं जो जहां पर हाथ रखते हैं सोना हो जाता है। सोना इसलिए हो जाता है क्योंकि उनकी सत्ता से बहुत करीबी है। एक नाम लिया जा सकता है अडानी का। अडानी का नाम इसलिए यहां पर लिया जा सकता है क्योंकि हमको लगता है उनके तमाम प्रोजेक्ट्स की लिस्ट को आप देखिए। ग्रीन एनर्जी, तो आपको जानकर हैरत होगी 561% का रेस हुआ है
2020 का हम जिक्र कर रहे हैं, इस बरस का, जिस समय समूचे देश की इकोनॉमी, समूची दुनिया की इकोनॉमी नहीं जा रही नीचे, उनकी नेटवर्थ कैसे बढ़ रही है। ग्रीन एनर्जी 551%, अडानी गैस 103%, अडानी इंटरप्राइजेस 85%, अडानी ट्रांसमिशन 38%, अडानी पोर्ट्स 4%। इन सभी जगहों पर अगर इस तेजी से चीजें डेवलप हो रही है तो फिर इस पर रोक लगाएगा कौन और लगेगी कौन। हम लोग बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करते वक्त भी इतने कंट्रडिक्शन के साथ इतना कंफ्यूजन फैला देता है कि लोग सोचने लगते हैं कि आर्टिकल 32 का मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ा जाए या ना जोड़ा जाए, क्योंकि एक जस्टिस कहता है सब कुछ आर्टिकल 32 ही है, दूसरा कहता है आर्टिकल 32 तो कुछ भी नहीं है। तो आप क्या करेंगे? जब इस हद तक है व्यक्ति की स्वतंत्रता के मद्देनजर, तो कॉरपोरेट और उनके धंधों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगा? और पार्लियामेंट जब नतमस्तक और पार्लियामेंट के भीतर और बाहर वैसी परिस्थितियां हैं, तो फिर आरबीआई क्या कर लेगा? और आरबीआई जब कुछ नहीं कर पाएगा तो ऐसे में सीएजी जो रिपोर्ट देगा वो कौन सी रिपोर्ट देगा? चोर को कोतवाल बनाने की परिस्थिति में एक कदम हमको लगता है और आगे इसलिए चलना चाहिए क्योंकि मौजूदा वक्त में हम लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि कमोवेश सारे सेक्टर डामाडोल हैं और शेयर बाजार ऊपर में जा रहा है। यह भी समझना होगा आपको अब, क्योंकि एयरलाइंस देख लीजिए, हॉस्पिटलिटी देख लीजिए, टूरिज्म देख लीजिए, रियल एस्टेट देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, सारी चीजें नीचे जा रही हैं। दूसरा सच यह है कि टैक्स कलेक्शन कम हो गया है, गवर्नमेंट के अपने एक्सपेंडिचर बढ़ गए हैं, तो फिर पैसा कहां से आ रहा है? और शेयर मार्केट इस बीच में ऊपर जा रहा है। भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले 75 रुपए तक पहुंच गया है। दुनिया में बड़ी साफ समझ है, एफआईआईज ने पैसा लगाया है शेयर मार्केट में। अगस्त के महीने में लगभग 47,000 करोड़ लगाया था, नवंबर के महीने में लगभग 45,000 करोड़ रुपया वो लगा चुके हैं। अब सवाल है कि एफआईआईज जब आती है और इस देश का एक बड़ा तबका जो शेयर मार्केट से जुड़ा है वह रोज सोच रहा है कि अरे उसने तो पैसा लगा दिया होता तो उसको लाभ हो जाता। सवाल ये नहीं है, सवाल दो है। जब कोई देश कमजोर होता है तो वहां पर विदेशी निवेश वहां के शेयर मार्केट में बहुत तेजी से इसलिए घुसता है क्योंकि कम पैसे में उसको ज्यादा शेयर्स मिल जाएंगे। मौजूदा वक्त में भारत का रुपया बड़ा कमजोर है डॉलर के सामने, यूरो के मुकाबले तो 90 रुपए तक पहुंच चुका है। तो एक स्थिति यह होती है। दूसरी स्थिति होती है कि शेयर मार्केट के भीतर में चीजें ऊपरी स्तर पर मैनेज की जाती है, जिसमें जो बड़ी कंपनीज हैं उनके शेयर्स लेकर और उनके जरिए डील को आगे बढ़ाकर निचले स्तर पर एक उम्मीद पैदा कर दी जाती है कि आप वहां पर पैसा लगाइए, कल आप पालेंगे। वहां पर पाता कोई नहीं है। जिन्होंने भी शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ है वो जरा सोचकर सोचें कि 40,000 जब शेयर था, बीएसई का सेंसेक्स जब 40,000 से नीचे था और अभी 44,000 है, इस बीच में इतना अगर बढ़ गया तो उनको कोई लाभ हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ होगा लाभ। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है और इसमें कोई ज्यादा ये कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है कि इसके लिए समझा जाए बूझा जाए। भारत का बार बार एक डाटा आता है इस बीच में कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ा दिया है। आपको जान के यह हैरत होगी कि भारत का एक्सपोर्ट मौजूदा वक्त में हाईएस्ट पॉइंट पे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है, यानी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा और वो तकरीबन 50% तक पहुंच गया है। अन्यथा हमारा एक्सपोर्ट जो -4% 5% दिखा रहा है, ओरिजिनलिटी यह है कि ओवरऑल हमारा एक्सपोर्ट मार्केट नीचे चला गया है क्योंकि हम चाइना को लेकर जो झगड़ा कर चुके हैं, अमेरिका के साथ जो स्थिति अनुकूल हो नहीं पा रही है और इंटरनेशनल मार्केट में हमने मैसेज दे दिया है कि अब हम संरक्षणवादी होंगे, आत्मनिर्भरता के साथ चलेंगे, और लेकिन हमारे यहाँ इंडस्ट्री काम कर नहीं पा रही है, हमारा कंज्यूमर के पास पैसा नहीं है। इन सारी परिस्थितियों ने एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जो भी प्रोडक्ट थे उसमें खास तौर से यह भी समझना चाहिए, चावल का निर्यात सबसे ज्यादा हो रहा है। उसकी वजह दो है। थाईलैंड सबसे ज्यादा निर्यात करता था, लेकिन थाईलैंड में जो वहां के राजा को लेकर आंदोलन चल रहा है, या फिर ऑस्ट्रेलिया में बात कीजिए, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जो आग लगी, इन परिस्थितियों में भारत ने के जो चावल है वो मैक्सिमम एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और खुदा ना खास्ता इस देश की अगर मानसून की परिस्थिति कहीं डगमग हो गई और किसी बरस प्रोडक्शन नीचे चला गया तो भूखमरी की स्थिति इस देश में आ सकती है। और इस देश के भीतर में जो महंगाई है वो 100% तक उन प्रोडक्ट्स पे बढ़ गई है जो प्रोडक्ट्स न्यूनतम गरीबों की जरूरत थी। आलू और प्याज 100% से लेकर 350% तक एक महीने में इन्फ्लेशन, महंगाई दर ऐसे बढ़ सकती है।
यह भी एक कमाल की स्थिति। और दूसरी स्थिति, इस देश में कानून जब बना दिया गया कोई भी जमाखोरी कर सकता है, और सरकार के अपने पास एफसीआई का गोडाउन हो या निजी गोडाउन हो, इतनी जगह नहीं है कि वह अपने सरकारी पैसे से खरीद किए गए वस्तुओं को गोडाउन में रख सके, तो जमाखोरी की स्थिति यह आ गई कि जो रिटेल सेक्टर है और जो थोक है उन दोनों के बीच में गैप बढ़ गया, क्योंकि थोक को अपने साथ रखने वाले जो किसान से उठाया, जो मार्केट से प्रोडक्ट उठाया, वह तो उन्हें सस्ते में मिल गया। उसे जब वो रिलीज करते हैं बाजार के लिए, कंज्यूमर के लिए, नागरिकों के लिए, तो वह ज़्यादा में करते हैं, 1 रुपए का माल 10 रुपए में बेचते हैं, क्योंकि जमाखोरी की स्थिति साथ में जुड़ गई। जो हाल में 3 विधेयक आए थे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, यह एक स्थिति ठीक वही है कि आप चोर को कोतवाल बना दीजिए। और जब इस स्थिति में हम आपसे बात करते हैं तो जो बैंक खोलने की स्थिति है, हमको लगता है इन परिस्थिति को भी देख लीजिए, क्योंकि कोई भी सेक्टर हो, पावर का सेक्टर, ऑटोमोबाइल का सेक्टर, ट्रांसपोर्ट का सेक्टर, आयरन का सेक्टर, स्टील का सेक्टर, रोड का सेक्टर, सीमेंट का सेक्टर, बेसिक मेटल का सेक्टर, मैन मेड टेक्सटाइल है उसका सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर, माइनिंग का सेक्टर, इन सेक्टर्स का जिक्र हमने इसलिए किया, इनसे जुड़े हुए लगभग 1800 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बैंक से कर्ज लिया और कर्ज नहीं लौटाया, विलिंग फुलिंग कह दिया हम पैसा लौटाने की स्थिति में नहीं है, आप हमारी कंपनी को बेच दीजिए या जो कर दीजिए, हमसे चीजें नहीं संभलेंगी। तो वह इस देश को कुछ छोड़कर भाग गए, कुछ ने अपने आप को कंगाल घोषित कर दिया। अब यहां से सवाल होता है कि इसने अगर इस फील्ड के लोग अगर इस देश के भीतर इनके ऊपर कितना कर्ज था और कितना पैसा लिया, हमको लगता है खासतौर से इंडस्ट्री की एक स्थिति आपको हम जानकारी दे देते हैं। इंडस्ट्री के ऊपर में, इंडस्ट्री में भी अगर सिर्फ पावर सेक्टर का पहले जिक्र कीजिए, पावर सेक्टर के ऊपर में 3036 करोड़ 2012-13 में एनपीए था, जो कि आज की तारीख में बढ़कर, या फिर मनमोहन सिंह के आखिरी दौर में आइए तो 6783 करोड़ का एनपीए सिर्फ पावर सेक्टर में था। आज की स्थिति में वो 94,467 करोड़ 94,000 तक पहुंच गया है। 94,000 इस दौर में पहुंच गया, कितने गुना से ज्यादा भाग कीजिएगा। और यही अगर आप इंडस्ट्रीज में आना शुरू कीजिएगा तो आपको जानकर हैरत होगी कि जिस समय मनमोहन सिंह जा रहे थे 2013-14 में, उस समय इंडस्ट्री का एनपीए जो था 94,246, 94,246 करोड़, जो आज की तारीख में बढ़ते बढ़ते 18-19 का जो आखिरी डाटा आया है वो कहता है कि सिर्फ इंडस्ट्री क्षेत्र में जो लार्ज इंडस्ट्री है 5,78,364 करोड़। यह एनपीए सिर्फ उनका है। और जो लोग अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं वो आखिरी सच सुन लीजिए, क्योंकि व्यवस्था किए हुए हैं कि आपसे कंपनी नहीं चलेगी, आप दिवालिया घोषित कर दीजिए। उसके लिए हमने एक एनसीएलटी बना लिया है, एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बनाया है। एनसीएलटी में इस कोविड से ठीक पहले मार्च तक 3,774 मामले आए। इन 3,774 मामलों में से 2,170 मामले अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। उसमें से 1,604 मामले रिजॉल्व किए गए कागज पे इसलिए क्योंकि इसमें से 90% ने दोबारा अपील कर दी, तो दोबारा मामला अटक गया। इसमें से सिर्फ 221 मामले, यानी बात शुरू हुई थी 3,774 मामलों से, उसमें से सिर्फ 221 केसेस ही ऐसे हैं जहां पे मनी रिकवर्ड की गई, यानी बैंकों को पैसा मिल गया, और बाकी 3,550 से ज्यादा केसेस में तो वो सब अदालतों में चक्कर लगा रहे हैं। और बीते 9 महीनों से, जब से ये कोविड का संकट शुरू हुआ, एनसीएलटी की पूरी कार्रवाई बंद है। एनपीए की बुक को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, किसी को नोटिस नहीं भेजा जा रहा है, कुछ भी नहीं किया जा रहा है, यानी सारी चीजें बंद लिफाफे में ठप कर दी गई है, ये कहते हुए कि अभी कोई जरूरत नहीं। और ये जानते समझते हुए आरबीआई पहली बार समझ रहा है कि इस दौर में ऐतिहासिक मंदी में वो कदम रख चुका है। डिप्रेशन भी है और रिसेशन भी है, यानी एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, इनकम भी नहीं है, सेल भी नहीं है, और ये एक ऐसी परिस्थिति है जो लंबे वक्त तक जारी रहेगी। उसके बावजूद भी अब सोचा जा रहा है बैंक तो हमसे नहीं चलेगा, पॉलिटिकल पार्टी तो हमसे नहीं चलेगी, कानून बदल डालिए, ब्लैक मनी आ जाएगी, कानून बदल डालिए, इस देश के कॉरपोरेट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट ही बैंक खोल ले। यही खेल है।
चोर को कोतवाल बना दीजिए और शांति से बैठ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।